मैं यदि ये 4 साल की जर्नी अगर आपको बताऊं तो ये प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एकेडमिक अचीवमेंट्स बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी इसका कैटेगराइजेशन करता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। जो प्रीमियम कैटेगरी है कैटेगरी 1, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 में भी शामिल किया गया है। हाल ही में ये उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही के वर्षों में अपने जितने हमारे क्यूरिकुलम थे उसमें इंटर्नशिप का हमने ज़्यादा कंटेंट दिया है, एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार मिले, वो ऐसे हमने जॉब फेयर भी आयोजित किए हैं इन दी स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ इंडिया टुडे के आज तक यूपी तक में बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मास कम्युनिकेशन है, तो ये इनकी इंटर्नशिप है मैडम, ये इनकी इंटर्नशिप है, स्किल डेवलपमेंट है। हम लोग भी कई कार्यक्रम ऐसे करते रहते हैं कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँ या ग्रामीण किसान या किसान माता बहनों को विश्वविद्यालय में बुलवाते हैं और कृषि से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के आयोजन भी हम लगातार करते रहते हैं। यूपी तक के माध्यम से मैं ये सभी को बताना चाहूँगा कि अपग्रेडेशन ऑफ दी स्किल आपका बहुत ज़रूरी है। शिक्षा वो माध्यम जो हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की राह दिखाता है। आज हमें एक ऐसे ही शिक्षाविद का साथ मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक साधन माना है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश पांडे जी का, जो अपने अनुभवों को साझा करेंगे, अपने विचारों को इस सेशन में साझा करेंगे और जनता का, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी यूपी तक की साथी सुषमा पांडे जी को, जो तमाम लोगों के जो सवाल है वो पूछेंगी। जैसा कि इंट्रोडक्शन हो चुका है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो पिछले कई सालों में कई कीर्तिमान को स्थापित करती नजर आई है, फिर चाहे वो नैक की ग्रेडिंग की बात हो या फिर उसके फार्मेसी सेक्टर ने जिस तरीके से वहाँ पर झंडे गाड़े हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया उसकी बात हो, और आज तो यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। तो ये सेशन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आपके कुलपति यहीं पर है, वीसी यहीं पर है, तो आप लोग सवाल भी खूब पूछेंगे। दिलचस्प होगा ये पूरा सेशन, ये उम्मीद करती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मतलब एक विश्वविद्यालय के वीसी, मतलब बहुत सारे बच्चों को गढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये भावी भविष्य यहाँ पर देश के। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये लूँगी कि फ़िलहाल अगर आप स्थितियाँ देखें, जो मौजूदा स्थितियाँ, उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है युवाओं के रोज़गार परक शिक्षा के तौर पर? अच्छा क्वेश्चन है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के आपके क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि 26 अगस्त 1975 को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 50 वर्ष लगभग कंप्लीट हो चुके हैं इसकी स्थापना के, और मैंने इस यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में 10 दिसंबर 2021 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। मैं यदि ये 4 साल की जर्नी अगर आपको बताऊं तो ये प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एकेडमिक अचीवमेंट्स बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। चाहे हम नैक A++ की बात करें, जो कि हाईएस्ट एक्रेडिटेशन है एकेडमिक क्वालिटी का भारत में, हम NIRF की बात करें, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का फार्मेसी इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पर पूरे भारत के 5000 इंस्टीट्यूशंस में 68 रैंक रखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान मेरू, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उसके तहत पूरे भारत में 26 यूनिवर्सिटी का चयन इस योजना में किया गया है। इसके तहत मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का भी चयन PM ऊषा मेरू प्रोजेक्ट में है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ये सब उपलब्धियाँ प्राप्त हुई तो उसके बाद जो NIRF का स्टेट पब्लिक
यूनिवर्सिटी जो बैंड होता है उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पूरे भारत में 50 से 100 के बैंड में लगभग 60 रैंक प्राप्त करके उस बैंड में शामिल है। तो जब इतने हमने अचीवमेंट्स किए हैं तो उसके कारण एक भारत सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत में शोध नवाचार को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड दी ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके तहत भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चयन हुआ है। इन सब उपलब्धियों के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी इसका कैटेगराइजेशन करता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जो प्रीमियम कैटेगरी है कैटेगरी 1। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 में भी शामिल किया गया है। हाल ही में ये उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। इस कैटेगरी 1 की उपलब्धि के साथ विश्वविद्यालय ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ODL प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। अब जो आपका प्रश्न था कि स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को माध्यम से हम स्टूडेंट्स को कैसे जागरूक करेंगे, तो मैडम जितनी भी मैंने आपको अचीवमेंट्स बताए हैं इसमें रिसर्च भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही के वर्षों में अपने जितने हमारे क्यूरिकुलम थे उसमें इंटर्नशिप का हमने ज़्यादा कंटेंट दिया है, एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार मिले, वो ऐसे हमने जॉब फेयर भी आयोजित किए हैं। थैंक यू। देखिए, अभी आप ही के किसी छात्र ने स्किल को लेकर सवाल पूछा था कि दरअसल पढ़ाई तो खूब होती है लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ है वो कम होती है। ये शिकायत यहीं पे उठी थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके VC सर ने जवाब दे दिया होगा और वो बहुत ध्यान से इस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो सरकारी योजनाओं का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो उसमें जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी की बहुत चर्चा आ रही है NEP 2020 की, तो उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में और उसका क्या बेनिफिट आगे जाकर इन सभी छात्र छात्राओं को मिल सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 उसको अलाइन करते हुए भारत द्वारा डिक्लेयर की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एंश्योर ऑन प्रोवाइडिंग दी इक्विटेबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल दी सिटीजन्स। इसके 5 मुख्य पैरामीटर हैं। वो पैरामीटर में आपकी सभी बातें कवर होती हैं। आपकी एजुकेशन ऐसी हो जो एक्सेसिबल हो, आपकी एजुकेशन जो छात्रों को प्रदान हो वो ऐसी एजुकेशन हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, साथ ही अफोर्डेबल एजुकेशन हो कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे भारत का, हर वर्ग का, हर विद्यार्थी वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोर्सेज की फीस उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित होती है। तो अफोर्डेबल एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ ऐसी एजुकेशन हो जो जिसमें इक्विटी हो, किसी प्रकार का कोई असमानता ना हो, उसमें इक्विटी हो, और ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन, जो एक्सेलेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन हो, वो भी हो। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उसका समग्र विकास करना है, 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ स्टूडेंट की हो। इसी के तहत जो NEP घोषित किया गया है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा भी NEP के तहत ही क्यूरिकुलम्स बनाए गए हैं और हम जो अपनी टीचिंग लर्निंग NEP की पॉलिसी के तहत ही कर रहे हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि जियोग्राफिकल बैलेंस हो, वो जो एक सोसाइटी में इकोनॉमिक जो मतलब गैप है उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाए, हर एक तबके के बच्चे को बराबर समान शिक्षा का अधिकार मिल सके। तो उसके लिए चुनौतियाँ भी कई हैं क्या आपके सामने? देखिए, चुनौतियाँ का जहाँ तक ये है कि भारत सरकार या प्रदेश सरकार के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम्स और फेलोशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। भारत सरकार द्वारा भी कई कैटेगरीज में स्कॉलरशिप या फेलोशिप स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के समय, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, PhD के समय दी जाती है। इसमें यदि कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो या प्रतिभावान छात्र हो तो उसको पढ़ाई करने के लिए कहीं ऐसा हर्डल या ऑब्स्टिकल नहीं है, वो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन या स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके पढ़ाई का अवसर उससे चूक जाए।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने, जैसे आप योजनाओं की बात की, तो प्रदेश और भारत सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को सुगमता से सभी तक उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल लोन भी दिए हैं, विभिन्न प्रकार के एजुकेशन लोन भी दिए हैं। और ऐसे एजुकेशनल लोन हैं कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तब उसकी किस्त चालू होगी। इससे भी हमारे छात्र छात्राएं फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके पहले आप एक क्वेश्चन में पूछा था कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ वी विल इनकलकेट दी स्किल इन दी स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ इंडिया टुडे के आज तक यूपी तक में बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मास कम्युनिकेशन है, तो ये इनकी इंटर्नशिप है मैडम, ये इनकी इंटर्नशिप है, स्किल डेवलपमेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के भी अगर सवाल हो अपने गुरु जी से तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। लेकिन एक सवाल मेरा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी केवल इन छात्रों के या छात्राओं के प्रति नहीं, समाज के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो एक सबसे बड़ा इशू है पलायन का, जिसको आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए आप रोकने की कोशिश में भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं बतौर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर, लेकिन जो बाकी और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पानी की समस्या, जल संचयन, उसके लिए अवेयरनेस, तो क्या उस तरह की समस्याओं से भी आप जुड़ करके कोई कोर्स या फिर किसी तरह की कोई जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश में या चला रहे हैं? अच्छा प्रश्न मैडम। देखिए कि सबसे पहले ये है कि आजकल जो क्यूरिकुलम है, हम चाहे नेक की बात करें या NIRF की बात करें या अन्य प्रकार की रैंकिंग की बात करें, तो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि आउटरीच एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। तो हम भारत सरकार की उन्नत भारत अभियान योजना है, जिसके तहत हमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को गोद लिया हुआ है, अडॉप्ट किया है। वहाँ हम विभिन्न प्रकार की जल संरक्षण है और उसके बाद स्वास्थ्य संरक्षण है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कृषि की अवेयरनेस देना है और जो लिविंग लाइफ स्टाइल की अवेयरनेस देना है। उसमें विभिन्न प्रकार के जागरूकता के लिए हम वर्कशॉप अभियान करते रहते हैं। इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में NCC और NSS 2 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके NCC कैडेट्स और NSS के जो हमारे छात्र हैं वो भी गांव में जाके विभिन्न प्रकार की जागरूकता और लोगों को एम्पावर्ड करते रहते हैं। इसके बाद आपने ये पूछा कि इसमें यूनिवर्सिटी का जो रोल है, इसमें यूनिवर्सिटी भी विभिन्न प्रकार के फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाती है कि वो गांव में जाएं। हम लोग भी कई कार्यक्रम ऐसे करते रहते हैं कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँ या ग्रामीण किसान या किसान माता बहनों को विश्वविद्यालय में बुलवाते हैं और कृषि से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के आयोजन भी हम लगातार करते रहते हैं, जो कि हमारी आउटरीच एक्टिविटी के लिए भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कमिटेड है। थैंक यू। अच्छा, अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी है एक अच्छे फैकल्टी का होना। तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ पिछले कुछ सालों में किया गया या फिर आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे PM ऊषा योजना हो या DST टेक योजना हो या NRF की योजना हो, उसमें एक कंपोनेंट रहता है हाउ टू अपग्रेड दी सॉफ्ट स्किल ऑफ द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। इसके तहत कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए हम लगातार प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसमें नेशनल लेवल से हम एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रीज से, कारपोरेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को भी इनवाइट करते हैं। वो अपनी टिप्स के द्वारा जो है अपने फैकल्टीज़ को एम्पावर्ड करते हैं। दूसरा उसमें ये रहता है कि हर जब किसी भी टीचर का प्रमोशन होता है तो उसमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहती है कि आपने कितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज या डेवलपमेंट कोर्सेज आपने अटेंड किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और कितने आपने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो ये आजकल क्या मैंडेटरी हो गया है कि इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम को किए जाएं और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसको मतलब लगातार के तौर पर आयोजित करती रहती है। ये बहुत टेक्निकल हो गया, मैं बहुत सहज भाषा में अगर जानना चाहूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन
क्योंकि जब तक वो बहुत सहज नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तब तक बाकी चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। जैसे कि अभी एक ही आपकी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने मेंटल हेल्थ को लेकर एक इशू उठाया था। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी हताश भी होते, जितने वो जोशीले होते जल्दी हताशा भी उनके अंदर आती है। तो उस दिशा में क्या कोई आप वर्कशॉप करते हैं अपने टीचर्स के साथ? स्टूडेंट टीचर रिलेशन को लेकर चर्चा होती है, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? मैडम, एक तो हम लोगों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मेंटर और मेंटी की व्यवस्था की हुई है। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर उनका मेंटर रहेगा, जिससे वो लगातार संपर्क में रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, उसमें भी हमारे जो टीचर्स या हॉस्टल वार्डन्स हैं वो लगातार अपनी छात्र छात्राओं से संवाद क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अगर उनकी परेशानी है उसको दूर करते हैं। तीसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को उभारने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 25 से अधिक क्लब्स हमने बनाए हैं। वो क्लब्स स्टूडेंट्स के ही द्वारा बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे सिंगिंग की हो, चाहे फाइन आर्ट्स की हो, चाहे डांसिंग की हो या अन्य प्रकार की हो। तो वहाँ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए वो लोग अपने जो अंदर की जो डिजायर या टैलेंट है उसको वो करते हैं और अपने आप को लाइट फील होते हैं। और हम स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार के काउंसलर्स के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करवाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आपके वीसी सर ने बहुत सारी बातें बताई, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। अब आपकी बारी है, सवाल पूछिए, क्योंकि आप ऐसा मौका बहुत कम होता है कि आपके सामने आपके वीसी बैठे हो और आप लोग अपनी इश्यूज को रेज करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। अरे भाई, गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेबाक बोलिए। Good afternoon, sir. My name is Shruti Prakash from Bundelkhand University, from IEF department. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सिर्फ सजेशन है कि आजकल स्किल इंडिया है, तो स्किल में मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स जैसे SQL हो गई, AI हो गई, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा जॉब में मांगा जा रहा है। तो मैं ये सजेशन रख रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी AI के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट हो कि वहाँ स्टूडेंट्स अपने AI के लिए ट्रेनिंग ले पाएँ और अपनी जॉब्स को और अच्छे से ले पाएँ। वेरी गुड। तो चलिए, इस मंच के माध्यम से आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए कि अगर एजुकेशनल लैंडस्केप हम नेशनल या ग्लोबल लेवल पर देखें तो एजुकेशनल लैंडस्केप बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, स्किल सेट भी बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। और जो स्किल गैप है आज, जो हमने एजुकेशन या जो आज से 5 साल पहले सीखा है, आज इतनी टेक्नोलॉजीज आई हैं, स्किल गैप बढ़ गया है। तो हमको कंटिन्यूटी, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, इस मंच के माध्यम से, यूपी तक के माध्यम से मैं ये सभी को बताना चाहूँगा कि अपग्रेडेशन ऑफ दी स्किल आपका बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को अप स्किल यदि नहीं करेंगे तो हम ये जो पेस है ग्लोबल लेवल का, उससे पिछड़ जाएंगे। जैसे ये नॉलेज एरा, एज ऑफ इंटेलिजेंस, और यू कैन से दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निश्चित ही आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं एजुकेशन में। इसके लिए जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि AI के माध्यम से AI को हम अपना असिस्टिंग टूल बनाएं, AI को अपने ऊपर हॉबी ना होने दें, असिस्टिंग टूल बनाएं। और ये बनाने से साथ जो IT सेक्टर है हमको ये सिखाता है कि हमको लाइफ लॉन्ग पर्सनलाइज्ड लर्निंग करने की आवश्यकता है। अब वो नहीं है कि आपने एक बार यदि सीख लिया तो वो फुल लाइफ चलेगा। आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है, इसको एड्रेस करना है, इसको आपको फोकस भी करना है। साथ ही इसमें युवाओं के लिए है कि जब आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, चैट GPT है, AI है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर को 1, 2, 3, 4 सेकंड में दे सकते हैं। इसका मतलब आपका वो समय तो बचा। जब आपका वो समय बच रहा है तो जो रिमेनिंग समय में यू हैव टू फोकस टू एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी विथ क्वालिटी। यदि आपकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी इंप्रूव यदि आपको करना है तो आपको समय के अनुसार टाइम डिसिप्लिन रखते हुए अपने और मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जैसा कि छात्रा ने क्वेश्चन उठाया, बहुत जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने जा रही है और आपकी सुविधाओं के लिए हम बहुत जल्दी ये प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू। Hello sir, I'm Anaisha Garg from Mass Communication and Journalism Department. सर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पर फोकस करती हैं, बट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी बहुत इम्पोर्टेंस देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस्ड अप्रोच फ्यूचर में क्या कैसे बेनिफिशियल है? वेरी गुड। देखिए, जो राष्ट्र, जैसे अभी जो एजुकेशनल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थ्योरेटिकल स्किल के बेस पर यू विल गेट दी जॉब। अब नाउ देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्योरेटिकल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल। यदि आज तक में भी आप मीडिया के छात्र हैं, आज तक या यूपी तक में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो मैडम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगी, ठीक है आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, आपकी पर्टिकुलर स्किल क्या है, हाउ यू कैन एनहेंस द रीच आपकी आज तक या यूपी तक एट द एंटायर रीजन, स्किल क्या है आपकी। तो स्किल ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। और डोमेन स्किल, आप अपनी पर्सनालिटी या आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अनुसार आप ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कि आपका स्किल सेट क्या है, किस में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप किस में अपने को एलिवेट कर सकते हैं। तो निश्चित ही स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी, जैसा आपने बताया, लगातार प्रयास कर रही है। और जो भी कोर स्ट्रेंथ हैं, अगर स्टूडेंट्स को अलाइन करने के लिए हम चाहते हैं कि आज 138 से ज़्यादा MOUs हैं और बहुत जल्दी हम वो ट्रैक एक ऐसा डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स को अपने स्किल सेट इंप्रूव करने का एक अच्छा चांस भी उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू। हेलो सर, मैं डॉक्टर कौशल त्रिपाठी हूँ, HOD मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूपी तक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए, और हमारे लिए कई सारे फायदे हुए कि हमारे बीडा के साथ भी हम लोगों को इंटर्नशिप का मौका मिल गया अभी बातचीत में। और ज़्यादा सर ने स्किल की बात की, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे सर भाई कि आज तक भी हमसे पूछा जाए कि ट्रेनिंग के लिए, तो मैं यूपी तक की अगर टीम को समय हो तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारा मीडिया लैब का सेंटर है उसको आप अगर विजिट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी जो है मास कॉम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रही है। लास्ट टाइम सईद अंसारी जी भी आए थे और वो भी देख करके उनको बहुत अच्छा लगा, बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो मैं एक बार इनवाइट करूंगा कुलपति जी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि आपको अगर थोड़ा भी समय मिले तो आप एक बार प्लीज हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी जो मीडिया लैब है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है और उस पर फोकस अगर कोई यूनिवर्सिटी कर रही है तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन सेट करने जैसा ही होगा फ्यूचर में। सर एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं, बहुत लोगों के मन में एक ऐसा मिथ है जो पता नहीं क्या होगा, जॉब चली जाएंगे, ये वो। आपको नहीं लगता जो अर्ली ज़रूरत तो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली अर्ली अडॉप्ट करने का, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जो लोगों का ब्रेन भी ये ब्लंट कर रहा है, जो इमोशंस, जो सोचने या समझने की जो आप उस पर कमांड देते हैं, वो इमोशंस कहीं ना कहीं वो डैमेज होता जा रहा है? जो हम चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या हम गूगल की बात करें या इस प्रकार के जो भी हमारे पास हाई स्पीड प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, वो उसको यदि पॉजिटिव वे में देखें तो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको सर्च करने में कुछ घंटों या दिनों का समय लगता था, वो आप इन माध्यम से आपको तत्काल रिट्रीव करके वो इन्फॉर्मेशन आती है। अब आपके माइंड या ब्रेन को यूज ये करना है कि जो आपका आंसर आ चुका है उस आंसर को आप प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं। क्योंकि इसको यदि देखा जाए, अगर आप पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारे जितने भी सर्च इंजन्स हैं ये एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इनको एज ए असिस्टेंट यूज़ करना है, ये आपके ऊपर हावी ना हो। और ये मेरा व्यक्तिगत है कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई सी भी इंटेलिजेंस हो, व्यक्ति की जो भगवान ने डिजाइन किया है नेचुरल इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो क्रिएटेड बाय द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो अपर साइड तो ह्यूमन ही है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिस इज वर्किंग एज ए रिसोर्स आर द फैसिलिटेटर। थैंक यू।
सर मेरा नाम ऋतिक है, मैं वाणिज्य का शोधार्थी हूँ। सर एक सवाल है कि 2021 में जब विश्वविद्यालय में आप आए थे तब विश्वविद्यालय के पास B++ ग्रेड थी। आज हमारे पास A++ ग्रेड है, लेकिन बुंदेलखंड के सभी बच्चे कैंपस में नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे कॉलेज में भी पढ़ते हैं क्योंकि कैंपस में सीटें लिमिटेड हैं और एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे में कॉलेजों के लिए आपका क्या रोड मैप है, क्योंकि गार्जियंस आप कॉलेजों के भी हैं, उनको कैसे आप सर अपलिफ्ट करेंगे, उनमें कैसे रैंकिंग आएगी जिससे कि बुंदेलखंड के सभी छात्रों को अवसर मिल सके सर अच्छी संस्था में पढ़ने का? इसमें जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के 365+ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स आप बुंदेलखंड में स्थित हैं, वहाँ पर हम समय समय पर प्रिंसिपल्स और फैकल्टीज़ की मीटिंग करते रहते हैं, और हम कई बार ऑफलाइन माध्यम से करते हैं, कई बार ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। इसके बाद जो उनके मेंटरिंग है, हैंड होल्डिंग है, चाहे NAC में हो या NIRF में हो, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जो अचीव किया है उसका सपोर्ट लेते हुए वो अपने आप को अपलिफ्ट करें। जैसा कि आपने बोला कि अब चूंकि एक डिजिटल इरा चल रहा है, डिजिटल वो है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन माध्यम से कई बार उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, वहाँ के टीचर्स की उनकी हैंड होल्डिंग करती है, और उसके लिए हम लगातार प्रयास भी उनको करते रहते हैं। थैंक यू। Good afternoon, sir. I'm Gatha Kashyap from Department Mass Communication and Journalism. So my question is, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्सीलेंस का मॉडल है तो BU जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेस और इक्विटी का मॉडल कैसे प्रोवाइड कर रही है? गुड। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP है, जिसके की जो एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और इंक्लूजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या मेन पैरामीटर्स उनको उसको हमने अडॉप्ट किया है। जहाँ तक एक्सेस की बात है तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज एड्रेसिंग दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ऐसा भी आता है कि हो सकता है उसने बहुत ऐसे गांव का हो जिसने कि शहर पहली बार देखा हो, मॉल पहली बार देखा हो और झांसी पहली बार आया हो, उसको भी हम एड्रेस करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट को भी एड्रेस करते हैं जिसने कि अपना स्कूल एजुकेशन या 12th का एजुकेशन दिल्ली में लिया, वो भी यहाँ पर एडमिशन लेता है। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है उसको बैलेंसिंग करते हुए हम एक्सेसिबिलिटी देते हैं और इक्विटी इंक्लूजन हम एजुकेशन भी देते हैं। जहाँ तक एक एफोर्डेबल एजुकेशन की है तो कोई भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस का निर्धारण प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, और प्रदेश सरकार या भारत सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो ये हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर कैटेगरी का ध्यान रखते हुए ऑन एन एवरेज फीस का निर्धारण किया जाता है। थैंक यू। अच्छा, अब क्योंकि अब वक्त हो रहा है इस सेशन को ख़त्म करने का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो होता है और या फिर आपकी तरफ से जो यहाँ पर बताया जा सकता है बच्चों को डिसिप्लिन को लेकर, स्टूडेंट डिसिप्लिन को लेकर भी आप लोग क्या कुछ खास कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर फेयर एडमिशन से लेकर के पूरे कैंपस के संचालन तक? आज तक हर लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो वर्किंग है डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो आपको डिजिटली वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है। जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं और डिपार्टमेंट में भी हम उसको पब्लिश करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे चीफ प्रॉक्टर रहता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी रहती है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड रहता है, जिसके माध्यम से हम प्रशासन और प्रॉक्टोरियल कमेटी अनुशासन को मेंटेन करती है। उसके बावजूद भी उसके पास कुछ घटनाएं होती हैं तो स्टूडेंट्स की हम पहले काउंसलिंग करते हैं, उनको किसी प्रकार का हम नोटिस देते हैं और उनको सुधरने का मौका दिया जाता है, समझाने का मौका दिया जाता है। मेरा एज ए कुलपति सभी छात्रों से यही एक संदेश है कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत 2047 का एक सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश का एक सपना है, हमारी $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, प्रधानमंत्री जी का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपना है कि हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा शोध हों, ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार हों। इस सब के लिए
हम सभी को, विश्वविद्यालयों को, ऑल स्टेक होल्डर्स को, छात्राओं को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को, सबको भारत सरकार के इस उद्देश्यों के साथ अलाइन करते हुए जो जिस पद या जिस भी जगह पर है अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे, अपना बेस्ट डेडिकेट करे। इस तरीके से हम अपने भारत को महान, समृद्ध और विकसित बना सकते हैं। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सेशन में शामिल होने के लिए, और तमाम छात्र छात्राओं का भी शुक्रिया इसमें अपने बहुमूल्य सवाल पूछने के लिए।